बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर राजा और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं जनाब शमशाद मांगड़ साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजिया निगार हैं, और इनसे हम बहुत सारे सवालात करके कोशिश करते हैं कि कोई अंदर की खबर निकल आए, कोई ऐसी बात हमारे नाज़रीन को और हमें भी पता चल जाए जो एक्सक्लूसिव हो। और यकीनन काफ़ी खबरें ऐसी ये दे देते हैं जो एक्सक्लूसिव होते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इनसे पहला सवाल पूछूँ, आज मैंने एक वीडियो देखी है जो यकीनन आपने भी देखी होगी, और हम कोशिश करेंगे कि हम भी उसको थोड़ा सा दिखा भी दें आपको, कि आज इमरान खान की टांग से पट्टी खोली गई। और मैं ये देख के हैरान रह गया कि इमरान खान ने किस खूबसूरती से अपनी टांग पे खुद गोलियां मारी हैं, या किसी को कहा कि यार इधर मारो, इतना फासला रखो, इतनी उसमें फ़ासला होना चाहिए, और ज़ख़म जो है ना वो कम से कम 1-1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये वाकई बड़ा, आपको पता है, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर था, तो इतना तो उसको आता ही होगा कि गोलियां किस तरीके से मारनी है। अब बाकी आपने ख़ुद जज करना है कि उसने किस तरीके से मारी होगी, या किस तरीके से किसी को कहा होगा कि यार इधर टारगेट करके मुझे गोली मारो। तो इससे आगे बढ़ते हैं, इमरान ख़ान साहब के मामले को आप पे छोड़ते हैं। शमशाद मांगड़ साहब, एक सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने किया है, और अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इंग्लैंड के दौरे से वापस पाकिस्तान पहुँचे हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने, होना तो ये चाहिए था कि वो आके कोई प्रेस ब्रीफिंग देते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कोई लोगों को बताते कि मेरे जाने की वजह क्या थी, मैंने वहाँ पे क्या फ़ैसले किए, ताकि कौम जो इस वक्त एक तज़ब्ज़ुब के आलम में है उनको कुछ पता भी चलता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कितनी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। राय साहब, मैं आपको बताऊं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ से वापस आए हैं, वो क्या वहाँ से एजेंडा लेके आए हैं, अब उन्होंने क्या करना है, ये जो सियासी सितारों की चाल है ना, आने वाले 1-2 दिनों में आपको नज़र आ जाएगी। अच्छा। तो मेरी इतलात ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ वो इमरान खान से अपना जो बयानिया है एंटी स्टैब्लिशमेंट वो छीनना चाहते हैं, और ये एक सुनहरी मौका है। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है। आपको पता है कि शहबाज शरीफ तो बड़े इस मामले में लचकदार हैं, और वो अपने भाई को जब वो स्टैब्लिशमेंट से लड़ रहे थे उस वक्त भी कहते रहते हैं कि पाजी ये साडा काम नहीं, लेकिन पाजी उस वक्त इख्तियार में होते हैं। अब चूँकि वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, और ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो बड़ी खबर दे रहे हैं कि जी आर्मी चीफ की तकर्री वज़ीर आज़म नहीं करनी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। भाई ये बताओ करनी किसकी है? असल खबर तो ये है ना कि आसिम मुनीर साहब बन रहे हैं आर्मी चीफ, जनरल साहिर शमशाद साहब बन रहे हैं, जनरल नोमान साहब बन रहे हैं, जनरल आमर साहब बन रहे हैं, कौन से बन रहे हैं? तो अगर सीनियर मोस्ट पे जाएं तो राजा साहब जब तक जनाब बाजवा साहब रिटायर होंगे तो उस वक्त तक कहीं और लोग भी रिटायर हो चुके होंगे। तो उस वक्त जिस दिन बाजवा साहब रिटायर होंगे देखा जाएगा कि उस दिन सीनियर मोस्ट कौन है। सही। लेकिन मेरी इतरात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है, बल्कि मुझे तो लगता है अब ज़िद भी है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ही आर्मी चीफ हों। तो देखते हैं अब आगे क्या बनता है, चूँकि इमरान खान का इत्मीनान बताता है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी आर्मी चीफ हो। ठीक है मांगड़ साहब, आप सही कह रहे हैं कि अब शायद 1-2 दिनों में ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन आपके ख्याल में इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं कि पूरी कौम को हमने कुकर में डाला, ऊपर से कुकर को टाइट करके बंद कर दिया, और नीचे आग का ऐसा अलावा हमने जलाया कि अंदर सारे चुलबुल चुलबुल कर रहे हैं, और अब तो उस कुकर से सीटियां भी निकलना शुरू हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ऐलान नहीं करने जा रहे, और हम किसी को बता नहीं रहे कि कौन सा हमारा आइंदा सेपा सलार होगा। इसकी कुछ वजूहत तो मुझे भी पता है, मेरे जैसे बंदे को भी पता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप भी कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसकी क्या वजह है कि इस कुकर को क्यों नहीं खोला जा रहा। राजा साहब देखें, अगर ये कुकर के खोलने का बस होता ना शहबाज शरीफ साहब का, तो वो इस कुकर का ढक्कन उठा चुके होते हैं। चूँकि उन्हें इशारा मिलना है लंदन से, इजाज़त मिलनी है लंदन से, इसलिए वो बार बार रसोई से बाहर जाते हैं और पूछते हैं वड्डी अम्मा से कि जी कुकर का ढक्कन चुका या ना चुका। लेकिन अब हो आए ना, अब तो कर दे। उनको चाहिए था कि वहाँ एयरपोर्ट भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि जी मैं हो आया हूँ, मैंने मशावरत की है, और मैं जो केस के बारे में भी शायद सवालात होते, लेकिन वो ज़्यादा इसी पे जोर देते कि भी आज मैंने और किसी चीज़ पे बात नहीं करनी, मैंने नए आर्मी चीफ पे बात करनी है, हमने फैसला कर लिया है, कल हम इसका बाकायदा नोटिफिकेशन कर देंगे। कुछ तो कौम को दिलासा देते। और राजा साहब, कौम को दिलासा क्या है? मुझे एक बात बताएं कि अगर आज शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जी फलां हमारा आर्मी चीफ होगा, तो क्या ख्याल है कि कोई दूध की नहरें बहना होनी शुरू हो जाएगी? ना बहती, लेकिन कौन राजा साहब जब भी आर्मी चीफ की तकर्री का मामला आता है ना, हमारे मुल्क में इसी तरह ही कुकर में अबाल आया होता है।
बाजवा साहब की जब तकर्री हो रही थी, आपको याद है ना क्या से क्या ड्रामे हो रहे थे जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे। फिर जब तोसी का मामला था उस वक्त भी क्या से क्या ड्रामे चल रहे थे। फिर अब भी देखें ना, अब क्या से क्या, अब तो बल्कि मैं कहता हूं कि मेरा ख्याल माजी में इतना जो है वो प्रोपेगेंडा नहीं हुआ जितना इस वक्त हो रहा है। और हमारे सियासतदान जो है ना, अच्छे भले हमारे जर्नैल होते हैं, उनके ऊपर हर पार्टी अपना हाथ रख के उनको मतनाज़ा बना देती है। मिसाल के तौर पे आसिम मुनीर साहब के हवाले से कहा जाता है कि वो सही मानों में एक सोल्जर हैं, बेहतरीन प्रोफेशनल जो हैं वो जर्नैल हैं। लेकिन जब अब ये इधर उधर से एक हवा पैदा की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून चाहती है, तो जब आप अपनी छाप लगाते हैं तो मेरा ख्याल है कि कोई पार्टी जब छाप लगाती है तो उसका कैरियर दांव पे लग जाता है। जिस तरह फैज़ हमीद साहब हैं, अब उनके ऊपर जो इमरान खान की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सपोर्ट का जो छाप लगी, मैं समझता हूँ कि उनके कैरियर पे इसके बड़े बुरे असरात मुरतब हुए। जहाँ तक हम कहते हैं ना कि सियासतदानों को सियासत में नहीं आना चाहिए, तो हमारे सियासतदानों को भी जर्नैलों पे अपनी अपनी मोहर नहीं लगानी चाहिए, ताकि उनका कैरियर जो है वो आगे बढ़े। आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उन्हें सियासत में नहीं आना चाहिए, और जो ये लोग हमारे सियासी लोग हैं इनको उन कामों में दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए जहाँ इनकी दखल अंदाज़ी नहीं बनती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हम बैसियत कौम, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारा ये इलाज है कि हमें इस तरीके से कुकर में डाल के बाकायदा नीचे से आग जलाई जाए कि हम अपना काम करते नहीं। हमें ये फ़िक्र रहती है कि अदालत क्या फ़ैसला देगी। ठीक है, कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जो आपकी कौम पे असरअंदाज होते हैं, लेकिन खामखा बहस कर रहे होते हैं कि यार ये अदालत ने, जज साहब ने ये फ़ैसला ठीक नहीं दिया, ये फ़ैसला उन्हें करना चाहिए था, आर्मी चीफ़ कौन होना चाहिए, अमेरिका के इलेक्शन का पता नहीं क्या बनेगा, यार पता नहीं वो जो छापा पड़ा है उधर सदर उसके ट्रंप के उधर घर, उसके पता नहीं क्या क्या कागज़ निकले हैं, पता नहीं यार जो उसका हॉलैंड का और जिम्बाब्वे का मैच हो रहा है उसका पता नहीं क्या बनेगा। हालांकि वो शायद ये तो हमारे ही पूल की टीमें थी, लेकिन दूसरे पूल में भी तो हम खामखा फ़िक्र खा रहे हो रहे होते हैं और सारी दुनिया में हमें परेशानी का हमने ठेका उठाया हुआ है। लेकिन मांगड़ साहब, आप ये बताएं कि ये हमारी आर्मी बार बार ये कह रही है, यानी इस्टेब्लिशमेंट बार बार ये कह रही है कि हमने ये तय कर लिया है कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे, सियासी उमूर में मुदाखलत नहीं करेंगे, अपनी पेशा वराना काम से काम रखेंगे, तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही और लोग इस बात को मानेगा नहीं। क्या वजह है, क्यों नहीं? उसकी वजह ये है ना कि मैं आपको बताऊं, 2008 का मैं आपको अखबार दिखा देता हूँ, लीड छपी है अखबार में, बड़े अखबार में, कि ISI का पॉलिटिकल सेल बंद कर दिया गया। अगर 2008 में वो बंद कर दिया गया था तो बाद में जनरल शुजा पाशा साहब, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, और फिर जनाब जनरल रिजवान अख्तर साहब, और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब, और मौजूदा जनरल साहब जो हैं DG ISI, तो क्या उन्होंने जनाब अली सब्ज़ी की दुकान डाले रखी है? ऐसा तो नहीं है। राजा साहब दिखाने के दांत और हैं, खाने के और हैं। जिस तरह की पता है कि सियासत जो है ना, राजा साहब मियां नवाज शरीफ से चाहते हुए या ना चाहते हुए एक जुमला निकल गया था कि सियासतदान सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था। ठीक है, अब सियासतदान की ये तारीफ तो नहीं है ना कि जो जिसने सिविल कपड़े पहने हुए हैं, वास्कट पहनी हुई है, लट्ठे का सूट पहना हुआ, वो सियासतदान है। मैं कहता हूँ अगर कोई जज सियासत में दिलचस्पी रखता है वो सियासतदान है, अगर जर्नैल किसी की सियासत में दिलचस्पी है वो सियासतदान है। तो हमारे जो इदारे हैं वो इसमें कभी सुप्रीम कोर्ट सियासत कर रही होती है, कभी हमारी आर्मी सियासत कर रही होती है, सियासतदान तो फिर हैं ही सियासत के लिए। तो ये बिल्कुल झूठ है राय साहब। अगर हमारी आर्मी चाहे भी ना कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे तो मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग धमाल डालना गेट नंबर 4 पे शुरू कर देंगे कि अल्लाह का वास्ता है गेट खोलो, साड़ी तो सारी उम्मीदें तो तो पूरी होंदियां ने। मांगड़ साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं आपके साथ आपका साथी हूँ और आपसे इंटरव्यू लेता रहता हूँ, आपसे सवाल पूछता रहता हूँ, लेकिन जवाब देते हुए कुछ थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखें, कुछ थोड़ा सा मेरा भी ख्याल रखें। मैं तो आता ही भी मेट्रो पे हूँ, जाता भी मेट्रो पे हूँ और काफ़ी मैं पैदल भी चलता हूँ, तो इसलिए जवाब देते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखें कि मैं आपकी तरह गाड़ी में नहीं जाता और मैं काफ़ी दूर जाता हूँ और मेट्रो पे जाता। तो मेरा अगला सवाल आप, गाड़ी वाले ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। अरशद शरीफ साहब गाड़ी में थे। अच्छा, नहीं वो तो मुल्क से बाहर थे ना। यार मुल्क में जो गाड़ी में घूमते हैं वो तो आपको क्या ख्याल है कि हर बंदे के पास? छोड़े मांगड़ साहब, अब जिस चीज़ से मैं आपको मना कर रहा हूँ अब फिर उसमें जो है ना अच्छा चले अगली बात करें, मदानी डाल लेते हैं और फिर उसको इस तरीके से अब पूरा उसको जब तक हिला ना रहे आप उसकी जान नहीं छोड़ते। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि
آپ کے خیال میں آئندہ کیا واقعی ایک دو دنوں میں اس قوم کو یہ سکون دے دیا جائے گا؟ اس کے جو ایک بغیر موٹر سائیکل چلانے کے ان کے چہروں پہ جو ایک ہیلمٹ ڈال دیا گیا اور وہ بھی الٹا جس میں نظر بھی نہیں آ رہا کہ آگے کیا آ رہا ہے، تو کیا ایک دو دنوں میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا؟ اور راجہ صاحب آپ نے ٹرکوں کے پیچھے بسوں کے پیچھے نہیں لکھا ہوا دیکھا سکھ نال نصیباں دے یا تو لنگ جا ساڑی خیر ہے، تو لنگ جا ساڈی خیر ہے راجہ صاحب، بلکہ ایک اور جملہ نہ چھیڑ ملنگا نو، اور راجہ صاحب ایک تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، یار آرمی چیف بن جائے یا توسیع دے دی جائے مثال کے طور پہ، یہ اسی طرح جب کھچڑی بن رہی تھی باجوہ صاحب جب آرمی چیف بن گئے تو پہلے سے زیادہ حالات نہیں خراب ہوئے؟ اس میں تو کیا شک ہے کہنے کی، پہلے سے زیادہ، میں کہتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ آرمی کے خلاف پراپوگنڈا ہوا، اور اب ہمیں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ آرمی کو سیاست سے دور کر کے آرمی کے اوپر جو حرف آیا ہے وہ توقیر اور عظمت کو بحال کرنا ہے۔ اور راجہ صاحب دوسرا میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو ارشد شریف کا قتل کا معاملہ ہے اس میں دیکھیں نا اب کافی وہ بھی ہمارا ساتھ ساتھ ایک مسئلہ ہے، تو اس میں پیش رفت جو توقع کی میں جا رہی، اس سے سوال آپ سے وہ پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ پہلے ہم چیف والا معاملہ ختم کر لیں، کیونکہ آج ایک اخبار میں نے پڑھا، میری انگریزی تو ویسے بڑی کمزور ہے لیکن پھر بھی میں نے جوڑ چھوڑ نکال کے کچھ اسپیلنگ ادھر سے کر کے میں نے پڑھ لیا ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں لکھی گئی ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، کہ کسی جنرل کے ساتھ لکھا ہوا کہ ہی از ٹو ریجڈ، یعنی بہت سخت گیر ہے، وہ اپنی بات پہ اڑ جائے تو اس کو چینج نہیں ہوتا، کوئی کہتے ہیں کہ وہ کنٹروورشل ہو گیا ہے، کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت پروفیشنل ہے، کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے یہ خامی ہے یہ خوبی ہے، تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کا مقصد واقعی متنازع بنانا ہوتا ہے، اپنی خبر دینا ہوتا ہے، یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے، یا اس کے پیچھے کون جو ان کو کوئی بتاتا ہے تو وہی تبھی لکھتے ہیں؟ دیکھیں راجہ صاحب میں تو زیادہ رہا ہوں کرائم رپورٹر، مجھ سے تو آپ اگر اس حوالے سے میں رپورٹ لکھوں تو کسی آئی جی ایس ایس پی کسی ڈی ایس پی کے بارے میں لکھ سکتا ہوں کہ وہ کیسا ہے طبیعت کا، چونکہ میری آرمی کی بیٹ کبھی رہی نہیں، اور مجھے یہ نہیں پتہ، یقین مانے یہ رٹے رٹائے ہم جملے بولتے ہیں کہ جی فلاں جو ہمارا جرنیل ہے وہ صحیح پروفیشنل ہے، صحیح سولجر ہے، جو پہنچ گیا ہے، جو میرا خیال لیفٹیننٹ جنرل بن گیا، وہ ہوتا تو یار ہم نے تو کبھی اس کو چاند ماری بھی نہیں کرتے دیکھا، صحیح، مجھے نہیں پتا، میں نے جرنیلوں کو کبھی نشانے مارتے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں کہوں کہ جناب اس کے نشانے بڑے ٹھیک ہیں، چلیں اس کو چھوڑتے ہیں 2 دن، اور وہ جو بات ڈان کے یہ ڈان کے اخبار میں رپورٹ چھپی ہے، اور راجہ صاحب رپورٹر جو ہے نا وہ بڑی کوشش کرتا ہے، وہ ڈان ہمارے ملک کا معتبر اخبار ہے، وہ جو رپورٹ چھپی ہے جس خاتون کے نام سے چھپی ہے، یقینی طور پہ اس نے محنت کی ہوگی، اس کے کئی جرنیلوں سے، موجودہ سے، سابق سے، ان کے کلیگ سے بات کی ہوئی، اس کے بعد اس نے وہ رپورٹ چھاپی۔ چلے 2 دن اس کا ویٹ کر لیں، ہمارا وی لاگ جو ہے، یا ہمارا یہ جو تجزیہ ہے یہ تھوڑا سا لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ میں جلدی سے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بڑی سی ایک سرخی لگی ہے کہ جناب عمران خان نے اپنا بیانیہ واپس لے لیا، امریکہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ میرے خیال میں تو وہ شروع سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان کے غلام نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، لیکن پھر اس کو کیوں رگیدا جاتا ہے؟ مجھے مختصر سا جواب چاہیے۔ دیکھیں وہ راجہ صاحب ان کے جو مخالفین ہیں عمران خان صاحب کے، وہ ان کا جو بیانیہ ہوتا ہے، جو انٹرویو ہوتا ہے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے تو عوام کو پیش کر دیتے ہیں، اور ان کے مخالفین میں اینگلنگ اس کو اینگلنگ کہتے ہیں، اور ان کے مخالفین میں 13 جماعتیں ہیں، اور پھر میڈیا کے کئی گروپ ہیں، تو وہ اس کو اپنی مرضی کے اس کو صحافی کو جس نے یہ خبر دی ہوتی ہے، یا اس ادارے کو، اس اخبار کو، یار اس سے نقصان نہیں پہنچتا کہ لوگ کہتے نہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور یار راجہ صاحب ہمارے سیاستدان، ہمارے مقتدر حلقے، ہمارے جج، سب کچھ 22 کروڑ عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، ہمارے میڈیا ہاؤسز کو بھی پتہ ہے کہ عوام کے ساتھ جناب علی کس طریقے سے اینگلنگ کرنی ہے، مطلب ان کو کس طرح مس گائیڈ کرنا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آج سارا دن ہلکی رم جھم لگی رہی ہے، برسات کی تو نہیں، خیر ارشد شریف پہ بھی ہم نے بات بالکل میرے ذہن میں ہے، اور دوسرے دن اخبار میں یہ سرخی چھپ جائے یا یہ خبر چھپ جائے کہ کل سخت دھوپ کی وجہ سے لوگوں نے بہت انجوائے کیا۔ بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ارشد شریف کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کس نے اس کی وہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ کیا کہتی ہے، کینیا کی کیا کہتی ہے، تھوڑا مختصر لیکن جامع انداز میں بتائیے۔ رائے صاحب جو ارشد شریف قتل کیس کا معاملہ ہے نا، میں تو اس کو بند گلی میں جاتے دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو 2 رکنی ٹیم وہاں پہ گئی تھی کینیا میں، وقار اور خرم سے پوچھ گچھ کی ہے انہوں نے،
वकार का कहना यह है कि अगर हमने अरशद शरीफ को मारना होता तो 2 महीने से हमारे पास था। तो मैं वकार से ये कहता हूँ कि जो इस लेवल पे ये कत्ल होते हैं राजा साहब, उनका स्क्रिप्ट लिखा जाता है, तय किया जाता है कि इसको किस तरीके से मारा जाना है कहाँ से और फिर इसको रंग कैसे देना है। ठीक है। अगर खुरम और उसके घर पे ये कत्ल हो जाता तो फिर तो सीधे सीधे मुलजम थे ना वो। अभी तो बीच में देखें ना कीनिया की पुलिस है। फिर राजा साहब आप देखें ये 2 रुकनी टीम जो गई थी वहां पे, इनको लैपटॉप और उनका वो नहीं, मोबाइल नहीं मिला, ठीक है, नहीं दिया गया। और फिर सबसे बड़ी बात राजा साहब, जो चौथा शूटर था कीनियाई पुलिस का, जिसका बारे में कहा जाता है उसका हाथ जख्मी है, उससे बात नहीं करने दी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो चौथा शूटर जिसका कहा जा रहा है, क्या वो कीनियाई बाशिंदा है या अमेरिकी बाशिंदा है? क्योंकि जहां पे रात गुजारी अरशद शरीफ ने, वहां पे 10 अमेरिकन भी तो मौजूद थे जो फायरिंग करने के लिए आए हुए थे। अब मुझे ये बताएं कि वहां से फायरिंग रेंज से वहां पे जाए वकूआ तक का जो फासला है, क्या अमेरिकी पहले आए या अरशद शरीफ वहां पे पहले आया? अब ये तो एक सीना गजट कहानी है ना जो खुरम और वकार बता रहे हैं। और फिर हमारी तहकीकाती एजेंसी को ये देखना चाहिए कि इन दोनों भाइयों का जो बाप यहाँ पे था फेज 6 डिफेंस में, उसने पाकिस्तान कितने बजे छोड़ा? क्योंकि अब तो हमारे पास वो टाइमिंग है ना जब अरशद शरीफ को वहां पे शहीद किया जा रहा था। अगर उन्होंने अपने बाप को फौरी तौर पे इतला की है तो इसका मतलब है कि उनको पता था कि हमारे बाप को शामिल तफ्तीश कर लिया जाएगा। उन्होंने अपने बाप को यहाँ से निकाला। और फिर राजा साहब एक और करैक्टर भी सामने आया ना, अच्छा जी, कि अरशद शरीफ को वकार ने कहा कि मुझे तारक नामी बंदे ने दुबई से फोन किया था कि हमारा दोस्त है, मुश्किल में है, आपने इसका ख्याल रखना है। अब तारक कोई हमारी जो 2 रुकनी इन्वेस्टिगेशन टीम है जो दुबई गई है, उसको कोई जवाब देता है नहीं देता, उसको मिलता है नहीं मिलता, ये तो अब देखते हैं कि वो गए हैं कि क्या लेके आते हैं। वहाँ से भी अधूरी तफ्तीश लेके आए हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे वो गए, कीनियाई पुलिस उतना ही करेगी जितना वो चाहते हैं, मुकम्मल तावन नहीं करेंगे वो। इसी तरह दुबई के जो हुकाम है, दुबई वाले जिन्होंने अरशद शरीफ से कहा कि आप जल्द अज जल्द हमारा मुल्क छोड़ दें, आपका क्या ख्याल है? वो हमारी 2 रुकनी टीम का इंतजार कर रहे हैं कि आओ जनाब हम आपको सबूत देते हैं, आए हम आपको बंदे मिलाते हैं, आए हम आपको बताते हैं हमें कहां से दबाव आया था। ऐसा नहीं है राजा साहब। दुबई वाले अगर अरशद शरीफ को निकाल सकते हैं तो हमारी 2 रुकनी टीम का कोई इंतजार तो नहीं वो कर रहे। राजा साहब ये कुल 22-23 बंदे हैं जिनके गिरफ्तारी स्टोरी घूम रही है। और मैं आपको बता दूं, ये राज जो खुलेगा सलमान इकबाल साहब से जब तक सामने नहीं आते उस वक्त तक ये बात ओके मांगर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मांगर साहब, किसी ने किसी बंदे से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम है आलम। उसने कहा आपका क्या नाम? उसने कहा नाम तो मेरा भी आलम है, लेकिन इतना बड़ा आलम मैं नहीं हूँ। आप जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरीके से आप इशारे करते हैं, तो मैं तो हो सकता है कि रिज़ाइन के बारे में सोच रहा हूँ कि शायद आपके साथ ज़्यादा अरसा काम ना कर सकूँ। लेकिन चले वादे नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने ऐसी कोई वादा नहीं किया आपके साथ। और दूसरी बात यह है कि एक व्लॉगर ने यह भी दावा किया है कि इसकी जो अरशद शरीफ का जो था अपना लैपटॉप था या जो उसका मोबाइल था, उसमें जितनी भी उसने चीज़ें इकट्ठी की हुई थी और एक उसने डॉक्यूमेंट्री भी बना रखी थी, वो कहीं उसकी महफूज थी क्योंकि वो कहीं और भी डाल देता था। और अगले कुछ दिनों में एक ऐसी वीडियो, एक ऐसा व्लॉग, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री आने वाली है जिससे बहुत ज़्यादा धमाल पड़ेगी और बहुत भूचाल आएगा। आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।